जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोगों ने तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट किए थे। आइए यहाँ से हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 का नाम क्या है? तो चैप्टर 6 का नाम है बिहारी के दोहे। यह एक कविता है और इसके राइटर कौन है? इसका राइटर है बिहारी। इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर है बिहारी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी? गोपियों ने कृष्ण जी की मुरली को क्यों छुपाई थी? तो याद रखिएगा, बातचीत करने के लोभ से, यानी इसलिए छुपाई थी ताकि जब कृष्ण जी अपना मुरली उन लोगों से पूछे तब वे गोपियाँ जो है कृष्ण जी से बातचीत कर पाए। नेक्स्ट है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, कहाँ से है? तो बिहारी के दोहे से है। कहाँ से है? तो बिहारी के दोहे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है बिहारी नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? किसके बगैर जो है व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो गुण के बिना। किसके बिना? गुण के बगैर जो है व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के अनुसार रामू मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? कैसे प्रसन्न होते हैं? तो सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। तो जब आपको आंसर आएगा तो वहाँ पर सच्चाई टिक कीजिएगा। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 का नाम क्या है? तो चैप्टर 7 का नाम है ठेस। ठेस एक कहानी है। अगर इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो इसके लेखक कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु है। कौन है? तो फरीश्वरनाथ रेणु है। चलिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? यहाँ से जो है इस पार्ट से जो है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आने की संभावनाएं रहती है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? तो काकी की सबसे छोटी बेटी मानू है। कौन है? मानू है। सिरचन को घी की डाडी, यानी घी की डाडी कहने का मतलब खखोरन के साथ क्या पसंद है? तो याद रखिएगा, चूड़ा पसंद है, यानी चिवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? किसके? तो याद रखिएगा, चीक की। किसके? चीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक करके चली गई? तो क्या फेंक करके चली गई? बूंदिया फेंक करके चली गई। क्या? बूंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को, यानी लड़के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिरचन जाति का है। सिरचन जाति का कैसा है? तो कारीगर जाति का है। सिरचन जाति का कारीगर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो सिरचन को लोग चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेस कहानी का पात्र है। हामिद है, बाल गोविंद भगत है, सिरचन है, इनमें से कोई नहीं। तो ठेस कहानी का पात्र जो है, पात्र मतलब उसमें कौन कौन आदमी है? तो सिरचन है। कौन है? सिरचन। कविता नहीं है। चलिए, कविता नहीं है तो इसमें कविता कौन नहीं है? तो ऑप्शन देगा तो आप वहाँ पर ठेस टिक कीजिएगा। किसको? ठेस, यानी ठेस जो है कविता नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ही आपको टिक करना है। ये 2019 और 20 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो याद रखिएगा, मिथिलांचल का। कहाँ का? मिथिलांचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं। कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का
मार्मिक वर्णन करती है। तो याद रखिएगा ठेस कहानी जो है कलाकार के यानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। किसके? तो कलाकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? यानी किस चीज़ को समझाने में जो है ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो याद रखिएगा, पहला है कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना, इसको भी समझाना, रिश्तों की गहराई को समझाना, ठीक है, मनुष्य की पक्षधरता को समझाना, और उसके बाद में है मतलब ये उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगे? किसने दिया जी? तो याद रखिएगा मानू दीदी। कौन? मानू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन को पान का बीड़ा जो है किसने दिया? तो याद रखिएगा मानू दीदी, यानी पैसा भी मानू दीदी और पान का बीड़ा भी चुपके से घर में अन्य सदस्य से छुपा करके पान का बीड़ा जो है मानू दीदी ही ने दी। किसको? सिरचन को। नेक्स्ट है मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? मोहर छाप वाली धोती जो है 8 रुपये में आती है। कितने रुपये में? 8 रुपये में। ठेस एक ... है, तो ठेस एक कहानी है। ठेस क्या है? तो एक कहानी है, याद रखिएगा ठेस एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? सिरचन जो है स्टेशन पर मानू दीदी को देखिए क्या क्या देता है। शीतल पाटी भी देता है, चिक भी देता है, एक जोड़ी आसनी कुश की देता है, मतलब इनमें से सभी देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन है? तो फरीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस। कौन है? तो ठेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो यह बात सिरचन ने ही कहा, ठीक है। किसने कहा? सिरचन ने। आज नेनू मत रही थी तो हमारी याद आई, किसने कहा? ऐसा बात जो है किसने कहा? तो याद रखिएगा लेखक के माँ ने। किसने? लेखक की माँ ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? पंचानंद चौधरी जो है किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे। किस टोली के? ब्राह्मण टोली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? किससे पूछ लेते थे? तो याद रखिएगा किससे? माँ से पूछ लेते थे। किससे? माँ से पूछ लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मडैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। किसके यानी किसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी? तो याद रखिएगा किसके मड़ैया के पास? तो सिरचन की मड़ैया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? तो याद रखिएगा लेखक की छोटी बहन की, ठीक है, लेखक की छोटी बहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? तो ऐसा बात किसने कहा? मंझली भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन दौड़ते गया? सिरचन। कौन? सिरचन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चलिए चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? बच्चे की दुआ। और यह क्या है? एक कविता है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चे की दुआ एक है, क्या है? बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है। नेक का अर्थ क्या होता है? तो नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है, किस में निहित है? तो बच्चे की दुआ में। किस में निहित है? बच्चे की दुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? तो याद रखिएगा दुनिया का। किसका? दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जईफ का अर्थ क्या होता है? तो जईफ का अर्थ होता है वृद्ध, यानी बूढ़े लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है जी? तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक एकांकी है, ठीक है, यह एक एकांकी है, मतलब जिसमें
लड़ाई वगैरह की चर्चा किया जाए तो अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है। इसके लेखक की यानी इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो वंशीधर श्रीवास्तव है। कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव है। देखिए पहले हम लोग इसके सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है अशोक का शस्त्र त्याग से। अशोक का शस्त्र त्याग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? बुद्ध शरण गच्छामि जो है किसने कहा? चलिए बुद्ध शरण गच्छामि जो है किसने कहा? तो ऐसा अशोक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग जीता नहीं जा सका? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग जो है जीता नहीं जा सका? तो याद रखिएगा 4 साल के। ठीक है, कितने? 4 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं पकड़ में आना अर्थ है यानी आत्मसमर्पण। ठीक है, इसका अर्थ क्या है जी? आत्मसमर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं स्त्रियों पर वस्त्र नहीं यानी मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? तो ऐसा अशोक ने कहा। मैं भी मतलब तब स्त्रियाँ कहती है कि स्त्रियाँ भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। अशोक ने जैसे ही कहा कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा यानी जो भी तलवार ये था इसका यूज हम नहीं करूंगा यानी लड़ाई करने के लिए किससे? स्त्रियों से। तब कलिंग की राजकुमारी कौन? पद्मा कहती है कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो ऐसा किसने कहा मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा? अशोक ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 10 है और इसका नाम क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का क्या काम? ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है। क्यों? जो उसके पास मौजूद है यानी जो उसके पास मौजूद है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। ठीक है, चलिए चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। तो चिंता नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर चिंता कर रहे हैं तो चीता के समान है। ठीक है, मतलब आप में प्राण उड़ान ये सब नहीं है। तो चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। ईर्ष्या को क्या कहा गया है? तो एक अनोखा वरदान कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अनोखा वरदान कहा गया है। दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? दिनकर जो है किस रचनाकार के नाम से जो है जुड़ा है? तो याद रखिएगा दिनकर। दिनकर जो है किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय यानी सिमरिया बेगूसराय जिला में हुआ था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? कबीर के पद। क्या नाम है जी? कबीर के पद। यह एक कविता है। यह एक क्या है? कविता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। पाठ 11 का नाम क्या है? कबीर के पद। यह एक कविता है। अगर इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो कबीर मतलब कविता है। कबीर के पद तो कबीर दास होंगे। कबीर के पद कविता है और इसके रचनाकार कौन है? कबीर दास है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? भक्ति काल के कवि कौन है? तो कबीर दास है। भक्ति काल के कवि कौन है? तो कबीर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागद का अर्थ क्या होता है? तो कागद का अर्थ होता है कागज होता है। क्या होता है? कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो याद रखिएगा कबीर के पद से यानी बिहारी के पद से नहीं, कबीर के पद से उद्धृत है यानी यहाँ से कबीर के पद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के पद के रचनाकार कौन है? कबीर के पद के रचनाकार कौन है? तो कबीर दास है। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? तो कबीर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको कहा गया है। मोको किसको कहा गया है? नादान को, भगवान को, शैतान को, इंसान को। तो भगवान को कहा गया है। किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है। आइए नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे। चलिए
चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 12 का नाम है विक्रमशिला। क्या नाम है? विक्रमशिला। तो विक्रमशिला एक निबंध है और यह निबंध है, इसके रचनाकार कोई खास व्यक्ति नहीं है बल्कि पापू बीसा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। पापू बीसा, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं समझिएगा, ठीक है। पापू बीसा, पा से पाठ्य, पू से पुस्तक और वी से क्या होता है? पापू बीसा, पाठ्य पुस्तक विद्यालय समिति, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विद्यालय समिति। तो यह जो विक्रमशिला जो है निबंध है और यह जो है पापू बीसा यानी पाठ्य पुस्तक विद्यालय समिति के द्वारा जो है क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? वैसे तो अशोक भी तो बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे, अशोक भी तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अतीश दीपंकर। कौन? अतीश दीपंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शांति भद्र भी कहा गया है? किसे जो है शांति भद्र भी कहा गया है? तो हरिभद्र को। किसको? हरिभद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला का आविर्भाव यानी आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? ये बोर्ड मॉडल पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किस राजा के? धर्मपाल के। किसके? धर्मपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 1,000 जो है शिक्षक अध्यापक कहाँ थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया जी। तो 10वीं से 11वीं सदी यानी 10वीं 11वीं सदी तक, 10वीं 11वीं सदी तक। आइए अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है जी? दीदी की डायरी यानी चैप्टर 13। चैप्टर 13 का नाम क्या है? दीदी की डायरी। यह एक क्या है? डायरी है, ठीक है। ये भी पापू बीसा यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति का, हाँ विद्यालय नहीं विकास, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ठीक है। पापू बीसा का क्या होगा मतलब? इसका मतलब होगा पा से पाठ्य, पू से पुस्तक और वी से विकास और स से समिति। पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया है दीदी की डायरी। यह एक डायरी है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किन से मिली? किन से मिली जी? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है किन से मिली? तो याद रखिएगा दीदी से मिली। किन से मिली? दीदी से। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखना चाहिए। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, किसने कहा? किसने कहा? मालिक ने कहा। किसने कहा? मालिक ने। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? जब महापुरुष कहेगा तब याद रखिएगा किन से मिली? बापू से। किन से? बापू से। लेकिन सिर्फ कहा जाएगा कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किन से मिली, ठीक है। तो वहाँ पर भैया दीदी से। लेकिन अगर महापुरुष कहा जाएगा तो बापू से, महात्मा गांधी जी से। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर की बात करें 14 की, तो 14 चैप्टर का नाम क्या है जी? तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है पीपल। और पीपल क्या है? यह एक कविता है। पीपल क्या है? एक कविता है। और इसके राइटर की बात करें, इसके रचनाकार की बात करें तो गोपाल सिंह नेपाली है। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है। आइए इसका पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है जी कि पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? तो प्राचीन पीपल वृक्ष है। प्राचीन पीपल वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं, किसके सितार बज उठते हैं, तो पंछी के सितार जो है बज उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर हैं, किस भाग में, तो कोटर में, कहाँ, कोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता से है, तो पीपल से है, किससे है, तो पीपल से है। आइए अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है, चलिए चैप्टर नंबर 15 का नाम है दीनबंधु निराला। क्या नाम है, दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला जो है यह एक निबंध है और इसके रचनाकार की अगर निबंधकार की अगर हम लोग बात करें तो आचार्य शिवपूजन सहाय है। कौन है, आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की सेवा में, रामकृष्ण मिशन की सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया, तो किनके नाम के साथ जोड़ा गया जी, निराला के, किसके, निराला के, किसके, निराला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता यानी कोलकाता क्या है, तो एक महानगर है, क्या है, तो एक महानगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमकती दाणिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है, तो याद रखिएगा दीनबंधु निराला पाठ से जो है संबंधित है, किस पाठ से संबंधित है, दीनबंधु निराला से। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पाठ 16 की, तो चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है जी, तो चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 16 का नाम है खेमा। क्या नाम है, खेमा है। आइए इसको प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। खेमा एक कहानी है, ये भी पापू बीसा से, यानी पाठ्य, ये भी जो प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा, तो पापू बीसा, किसके द्वारा जी, पापू बीसा, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। खेमा कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है, यानी बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होटल के पास क्या था, तो होटल के पास क्या था, एक क्लिनिक था, एक हॉस्पिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसारा क्या लेने बाजार गया था, कसारा क्या लेने बाजार गया था, चाय पत्ती लेने और शक्कर लेने, ठीक है, चाय पत्ती और शक्कर लेने, चाय पत्ती और शक्कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा, यानी ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे किसने कहा, तो खेमा के पिता ने कहा है, किसने कहा, तो खेमा के पिता ने, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, अच्छा, राहगीर ने, यानी एक व्यक्ति जो थे आकर के बैठे हुए थे, ठीक है, उन्होंने कहा, यानी राहगीर ने, किसने, राहगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियति का अर्थ क्या होता है, तो नियति का अर्थ क्या होता है, भाग्य होता है, क्या होता है, भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में क्या है, तो याद रखिएगा बाल मजदूरी, क्या है, बाल मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण खेमा की पिटाई की गई, किस कारण जो है खेमा की पिटाई की गई, तो बर्तन न साफ होने पर, यानी होटल में बर्तन न साफ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था, कितने बेटों को उन्होंने अपने बेटों के बेच दिया था, और उसी में से एक खेमा भी था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बेटों को, कितने बेटों को, यानी 4 बेटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है, कसारा है, ये 2018 का पूछा गया, 2019 का पूछा गया, 2020 का पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है, तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा है, कौन है, कसारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेमा कितने वर्ष का था,
खेमा कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता था? किस चीज़ की मांग करता था? चप्पल का मांग करता था। किसका? चप्पल का मांग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी कौन है? तो खेमा है। कौन है? खेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेमा के बारे में क्या गलत है? तो खेमा के बारे में ऑप्शन देखिएगा वहाँ पर, तो ये आप लोग गलत कीजिएगा। 10 से 11 वर्ष का था, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। 10 से 11 वर्ष का था। 10 से 11 वर्ष का नहीं था, 8 से 9 वर्ष का था। कौन? खेमा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है? कौन सी कहानी? तो कौन सी कहानी जी? खेमा। कौन सी कहानी? खेमा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? खेमा ने कहा। किसने कहा? खेमा ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? इसलिए मिलती थी क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था। क्योंकि नंगे पैरों की जलन में जो है आराम मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं? किसने पूछा? लेखक ने। किसने? लेखक ने। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 को। चलिए चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 17 का नाम क्या है जी? खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, यह एक कविता है। अगर इसके कवि की अगर हम लोग बात करें, रचनाकार की बात करें तो अरुण कमल जी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि केवड़ा, गुलाब, खस, रत, रानी आदि नाम होते हैं, तो ये सारे के सारे किसके नाम होते हैं? बताइए। अगरबत्तियों के नाम होते हैं। किसके? अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्तियों के नाम होते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है, तो कैसी है? कविता है। ठीक है, क्या है? तो कविता है। नेक्स्ट है अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन है? तो खुशबू रचते हैं हाथ। कौन है? तो खुशबू रचते हैं हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है, कविता है। कौन सी विद्या है? तो कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो अरुण कमल द्वारा जो है रचित कविता का नाम क्या है? तो खुशबू रचते हैं हाथ। क्या नाम है जी? खुशबू रचते हैं हाथ। आइए अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 18 का नाम क्या है? हौसले की उड़ान। क्या नाम है? हौसले की उड़ान। इसका अगर हम लोग बात करें तो हौसले की उड़ान यह एक निबंध है और इसके निबंधकार कौन है? ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी निबंध है। तो पापू विषय है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ही जो है प्रकाशित किया गया है। चलिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन है कि जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा मथुरापुर कहतारवा की। मथुरापुर कहतारवा की, यानी कहाँ की रहने वाली है? मथुरापुर कहतारवा की रहने वाली है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। किस में किया गया है? तो याद रखिएगा हौसले की उड़ान में किया गया है। किस में किया गया है? हौसले की उड़ान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़िया का घर किस जिले में है? बताइए, गुड़िया का घर जो है किस जिले में है? तो याद रखिएगा रोहतास जिले में है। किस जिले में है? तो रोहतास जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? तो कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम किस जिले की रहने वाली है? कदम जो है किस जिले की रहने वाली है? तो याद रखिएगा कदम जो है मुंगेर जिले की जो है रहने वाली है। कदम जो है मुंगेर जिले की रहने वाली है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 का नाम क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर यह एक जीवनी है। क्या है? यह एक जीवनी है। अगर इसकी अगर हम लोग रचनाकार की बात करें तो ये भी क्या है? पापू विषय है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ही। पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। चलिए
तो सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते? कब जीते? तो 1952 में। कर्पूरी ठाकुर जो है कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते? तो याद रखिएगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन कब? तो 1942 में। 1942 में ये अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। उसी में जो है इन्होंने जो है कॉलेज त्याग कर दिया 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ? श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है समस्तीपुर के किस गांव में हुआ? तो याद रखिएगा पितौझिया। किस गांव में? पितौझिया गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? सिर्फ ओनली फॉर यानी ओनली फॉर ऑफिसर्स। कहाँ लिखा था? तो सचिवालय में लिखा था। कहाँ लिखा था? सचिवालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में ... से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। तो याद रखिएगा समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 20 का नाम क्या है? तो झांसी की रानी। चैप्टर नंबर 20 का नाम क्या है जी? तो झांसी की रानी है। यह क्या है? एक कविता है। और इसकी अगर हम लोग लेखक की बात करें यानी कवि की बात करें यानी रचनाकार की, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। किन से लड़ाई लड़ी? तो याद रखिएगा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, यह काव्य पंक्ति किस कविता से है? तो याद रखिएगा झांसी की रानी से है। कहाँ से है? झांसी की रानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लवारिस कहते हैं, ठीक है। लवारिस नाम का फिल्म भी बनाया गया है, ठीक है। तो जिसका कोई देखभाल नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? लवारिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हरबोलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? तो याद रखिएगा किसकी कहानी सुनी थी? लक्ष्मीबाई की कहानी। किसकी कहानी? लक्ष्मीबाई की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो झांसी की रानी कविता की है। चलिए तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 की। अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है जी? चैप्टर नंबर 21 का नाम क्या है? तो याद रखिएगा चिकित्सा का चक्कर। क्या नाम है? चिकित्सा का चक्कर नाम है। और यह एक हास्य व्यंग है, ठीक है। यह एक हास्य मतलब होता है हंसी। यह एक हास्य व्यंग है। और इसके लेखक कौन है यानी इसके रचनाकार कौन है? तो बेढब बनारसी जी हैं। कौन है? बेढब बनारसी जी हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुल जाती है? कितने बजे एकाएक खुल जाती है? 3 बजे खुल जाती है, ठीक है, 3 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं? राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं? तो याद रखिएगा 9 बार दाढ़ी बनाते हैं। कितने बार? 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितने बताई? कितने बताई? 3 रुपये, यानी एक दांत तोड़ेंगे तो 3 रुपया लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? और ये तो बहुत, नानी की मौसी, देख रहे हैं ना, ये वैसे भी हास्य व्यंग है कि नहीं। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा चिकित्सा का चक्कर। किस पाठ की? तो चिकित्सा का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान नाम था एक, तो लुकमान नाम था एक किसका? हकीम का। किसका नाम था? यानी हकीम जी का नाम था। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर नंबर 22 की बात करते हैं। चलिए तो चैप्टर नंबर यह जो लास्ट ही है, ठीक है। तो सुदामा चरित्र नाम है, ठीक है। क्या नाम है? सुदामा चरित्र। चैप्टर नंबर 23 है जी, ठीक है। पाठ 23 भी है इसमें। तो चैप्टर नंबर 22 की बात करते हैं, इसका नाम क्या है? सुदामा चरित्र। चैप्टर नंबर 22 का नाम क्या है? तो सुदामा चरित्र नाम है। यह एक कविता है
और इसके लेखक की बात करें तो नरोत्तम दास है। यह एक कविता है और इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? नरोत्तम दास हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए? श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से जो है धो दिए? तो याद रखिएगा, मित्र सुदामा के पाँव को। किसके पाँव को? मित्र सुदामा के पाँव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपानह का अर्थ क्या होता है? तो उपानह का अर्थ होता है जूता। क्या अर्थ होता है? जूता। जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? तो याद रखिएगा, कृष्ण को। किनको? कृष्ण जी को। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की वाणी में हौजू प्रवीणे? कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की वाणी में हौजू प्रवीणे? तो यह बात किनसे कहा? सुदामा से कहा। किनसे कहा? सुदामा से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम दास हैं? तो नरोत्तम दास एक कवि है। क्या है? तो कवि है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर पाठ 23 की बात करते हैं। ठीक है, तो पाठ 23 का नाम क्या है जी? पाठ 23 का नाम क्या है? राह भटके हिरन के बच्चे को। राह भटके हिरन के बच्चे को। यह एक कविता है और इसके रचनाकार की बात करें तो रचनाकार कौन है? डॉक्टर नी वियतनाम। तो डॉक्टर नी जो है वियतनाम के हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नी वियतनाम है। कौन है? तो डॉक्टर नी वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदना का अर्थ क्या होता है? वेदना का अर्थ क्या होता है? तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। क्या अर्थ होता है? पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो याद रखिएगा, हिरन रो रहा है। कौन रो रहा है? हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राह भटक यानी राह कभी भटक गया है। राह कभी भटक गया है यानी क्या भटक गया है? तो याद रखिएगा, हिरन का बच्चा जो है राह को भटक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? कभी जो है हिरन के बच्चों को क्या आश्वासन देता है? तो कभी जो है हिरन के बच्चों को आश्वासन देता है कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तुम्हारी माँ जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। डॉक्टर वियतनाम नहीं कर दीजिएगा, डॉक्टर नी वियतनाम नहीं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। आइए अब यहाँ के बाद जो है हम लोगों ने 1 से लेकर के लगभग 23 चैप्टर को कवर किए, यानी पाठ 23 तक। और इसमें वैसे प्रश्न की हम लोग चर्चा किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सब्जेक्टिव के लिए वीडियो आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।